तो आपका स्वागत है दोस्तों और एक नए लेक्चर में यानी क्लास बाय शारंग इस चैनल पे और एक लेक्चर में आपका स्वागत है। इस चैनल पे मैं हर एक चैप्टर सिखाऊंगा यानी पॉलिटी का हर एक चैप्टर इन डिटेल ऐसे सिखाऊंगा कि आपको लगे कि भाई कोई स्टोरी चल रही हो, और वो मैं हर एक चैप्टर ना यूट्यूब पे डालूंगा यानी लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। अगर कोई कंसेप्ट को एकदम डीप में सिखाने की ज़रूरत है तो उस कंसेप्ट को मैं डीप में जाके सिखाऊंगा। देखो, मुझे ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करना है कि यार आप और मैं हाथ लेके चलते हैं, एकदम हाथ में हाथ लेके चलते हैं और अपन एग्जाम्स क्लियर करेंगे। देखो, मेरे को आपको एक बताना है कि पॉलिटी नहीं है, बहुत कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। तो मैंने आपके पॉलिटी के कंसेप्ट क्लियर करूँगा और ऐसे छोटे छोटे चीज़ें बताऊँगा कि कहाँ से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉइसरॉय ऑफ इंडिया बन गया यानी इस एक्ट के तहत, बट वो रिप्रेजेंटेटिव था भाई क्राउन का, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था ना वो रिप्रेजेंटेटिव था भाई पार्लियामेंट का। तो क्वेश्चन ऐसे फॉर्म होते कि भाई कौन क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव, कौन पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेटिव, कौन से एक्ट के तहत। तो क्वेश्चन जो घुमा फिरा के पूछते हैं ना, तो क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो सकते हैं, आंसर कैसे निकलेंगे, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ऐसा नहीं कि भाई आप और मेरे साथ नहीं, आपने सब्सक्राइब किया तो आप एग्जाम क्लियर हो ही जाओगे इसलिए आप सब्सक्राइब करो, नहीं। आई एम हियर ऑल फॉर मेकिंग योर कंसेप्ट क्लियर, क्योंकि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे, आप ध्यान में रख पाओगे, उसको लर्न कर पाओगे, और तभी आपको स्ट्राइक होगा इंस्टिंक्टिवली इन द एग्जाम, क्वेश्चन पढ़े बराबर। इसलिए मैं आपके साथ हुए आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, और वो एकदम अपन हंसी मजाक करते हुए कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो अपना जो पार्ट 1 हुआ था वो पार्ट 1 हुआ था रेगुलेशन एक्ट और पीट्स एक्ट, जितने भी जो एक्ट। देखो, 1757 को रॉबर्ट क्लेव ने भाई अंग्रेजों को जीत दिलाई बैटल ऑफ प्लासी में। उसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व स्थापन हुआ बंगाल रीजन में। बट 1818 आते वक्त पूरा भारत यानी पूरा इंडियन सब 1818 में पूरा यानी मराठों को जब हार हो गई तो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट ब्रिटिश के हाथों में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। तो 1773 से लेकर 1833 तक के कंपनीज के एक्ट है, और उसके बाद जो एक्ट्स है ना 1853 तक के कंपनीज के एक्ट है, और उसके बाद जो एक्ट है वो है बाय द क्राउन रूल वाले एक्ट। तो पार्ट 1 में अपन ने कवर किया भाई कंपनीज के एक्ट, रेगुलेशन एक्ट, पिट्स एक्ट, ठीक है, चार्टर एक्ट, जितने भी दोनों चार्टर है 33 के और 53 के, वो अपन ने क्लियर किए। अभी इस लेक्चर में पार्ट 2 में बारी है भाई जितने 1947 में जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना। अच्छा, मैं ये क्यों बता रहा हूँ पूरा, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ना, कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन की एक्चुअल जर्नी क्या रही है, तो उसके पीछे की पार्श्वभूमि क्या है, उसके यानी वो कैसा एक्चुअल उसका बैक ट्रैक क्या है, उसके पूरे मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ। तो ये जो आज अपन सब चीज़ें पढ़ेंगे, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन में अपन ने जो फॉलो किया है उसके जो रेमिनेंसेस है ना वो इस पूरे एक्ट्स में अपने को दिखाई पड़ते हैं कि हाउ वी इंस्पायर्ड फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर टू टेक सम इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द, मतलब ब्रिटिश ने जो इतने को अपने को दिया था वो अपन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे डाला, वो अपन सारी चीज़ें इस एक्ट्स में ही सीखेंगे। तो मेरा प्रयास है कि आपको हर एक एक्ट हर एक लाइन के साथ एकदम ऐसा इजी वे में, इजी वर्ड्स में सिखाओ, ताकि आपके दिमाग पर ऐसे चले जाए। उसके बाद जब आप पॉलिटी की कोई भी बुक पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत ने कोई भी बुक अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएंगे कि अच्छा ये शारंग ने ना, शारंग सर ने, आपको जो बोलना भाई, मैं आपका तो दोस्त हूँ, तो जब आप पढ़ोगे अच्छा तो इन्होंने ऐसे मुझे बताया था, तो आपको जब वो टेक्निकल लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको फटाक से समझ में आएगा। तो यही मेरा प्रयास है कि एकदम सिंपल वर्ड्स में पॉलिटी को इतना टफ ना करते हुए आसान शब्दों में आपको मैं चीज़ें समझाऊँ। तो अपन शुरू करते हैं भाई विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। अब ये जो एक्ट है 1858 का, अभी ये जो एक्ट है 1858 का, उसको द एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। अभी द एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट क्यों आ गया? 1857 को हुआ बाय द रिवॉल्ट। ऐसा रिवॉल्ट हुआ था कि अपने को भाई अंग्रेज नहीं होना। अभी ये जो 1857 का जो रिवॉल्ट है ना उसके बहुत अलग अलग नाम है। बहुत सारे लोगों का ऐसा बोलना है कि ये सिपाही म्यूटिनी थी, यानी चंद कुछ सिपाही साथ में आए और उन लोगों को अंग्रेज नहीं होना।
आपको मंगल पांडे नाम तो पता ही होगा, किसको नहीं पता भाई मंगल पांडे। तो मंगल पांडे ने जो उठाव किया था ना, वो ये 1857 का उठाव। अभी कुछ लोगों का ऐसा बोलना है, यानी विनायक दामोदर सावरकर इनका बोलना है कि दिस इज़ द फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, उनकी बुक का भी नाम है ये। तो उनका ऐसा बोलना है कि ये अपनी पहली लड़ाई थी भाई आज़ादी के लिए। सो बेसिकली अलग अलग हिस्टोरियन ने अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करके 1857 को एक अलग अलग टाइप से उसको पुकारा है। सिपॉय म्यूटिनी हो गया, वॉर फॉर इंडिपेंडेंस एंड एवरीथिंग। बट बात आप यहाँ पे ये समझो कि जब ये म्यूटिनी हुआ, जब ये रिवोल्ट हुआ 1857 में, तब ब्रिटिश क्राउन को पता चला, ब्रिटिश पार्लियामेंट को वो रियलाइज़ हुआ कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है भारत देश में, ये अपन कंटिन्यू कर नहीं सकते। अपने को अभी जो पूरे सत्ता की जो दौर है ना, वो अपने हाथों में लेना पड़ेगा। और यही हुआ इस एक्ट के तहत। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद जब ये एक्ट आया तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया। ब्रिटिश कॉन्वर्स की वो बोले कि यार भाई तुम्हारा बहुत ज़्यादा जो तुमने आतंक शुरू किया यानी 1757 से, तब से करप्शन किया, इतना ड्रॉट में प्रॉब्लम हुआ बंगाल के लोगों को, इतने सारे रिवोल्ट्स हुए। देखो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि 1857 में फर्स्ट टाइम रिवोल्ट हुआ था, उसके पहले भी छोटे बड़े यानी रिवोल्ट होते रहे। साधु सन्यासीस के भी अपराइजिंग हुए, ट्राइबल लोगों के भी अपराइजिंग हुए, पेजेंट्स लोगों के भी अपराइजिंग हुए। बट जो 1857 के रिवोल्ट का जो स्कोप था, जो होराइजन था, वो बहुत बड़ा था। तब ब्रिटिश क्राउन को लगा भाई कि अब बहुत हो गया इस इंडिया कंपनी का, आप अभी बर्खास्त हो जाओ और हमको काम देखने दो भाई भारत देश का। भारत देश का पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट उनके हाथों में था, अब हम लोग संभाल लेंगे। और वहाँ पे आता है फिर भाई ब्रिटिश क्राउन इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। और तब की क्वीन थी भाई क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, अब सवाल शायद से आ भी सकता है कि जब वॉइसरॉय को रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया, देखो गवर्नर पहले इंडिया में गवर्नर जनरल हुआ करता था। तो रिवीजन के अगर अपन रिवीजन के पर्सपेक्टिव से देखे जाए तो सबसे पहले आया भाई गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक, फिर वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, फिर वह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और अभी आया भाई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हटा के वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। और वो जो वॉइस रॉय है ना, वो वॉइस रॉय है भाई क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव, क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव क्राउन। उनकी फैमिली में से भी होते थे। ठीक है, तो ये जो लॉर्ड कैनिंग थे वो फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव थे, वो फर्स्ट वॉइस रॉय थे। तो क्राउन ने अपना वॉइस रॉय भेजा और बताया कि नाउ हम देखेंगे पूरा कारभार भारत इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। तो कौन से हर मैजेस्टी है ना, कौन सा क्राउन, वो क्राउन यानी वहाँ पे किंग था या क्वीन था, कौन था, तो वो थी भाई क्वीन विक्टोरिया। तो क्वीन विक्टोरिया बहुत लंबा काल का समय था उनका, 1901 में उनकी डेथ हुई। तो उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुई, यानी 1858 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट अगर अपन देखे जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी का बर्खास्त होना और वॉइसरॉय बनना पहला इंडिया का, एक नवीन ऑफिस आ जाता है, एक नवीन पोजीशन आ जाती है। अभी उसके बाद क्या होता है पता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिट्स एक्ट के तहत कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, पॉलिटिकल अफेयर्स देखता था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल अफेयर्स देखते थे। तो ना ड्यूअल टाइप के गवर्नमेंट, डबल गवर्नमेंट हुआ करती थी, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ही सब अपना कार्यक्रम चलता था। तो ब्रिटिश कौन बोले कि ये सब चीज़ें ना आप अभी बंद करो और पूरी चीज़ें हमारे अंडर रहेंगी, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कैंसिल करके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये एक नया ऑफिस बनाया गया, नया पद बनाया गया, और इनको पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दिया गया भाई। जो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डिसीजंस लेना हो, जो भी सब एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें होगी ना, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देखेंगे। ठीक है, और वो था भाई सेक्रेटरी, और ये जो था ये डायरेक्टली आंसरेबल था भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट को, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेटिव था। इंग्लैंड जो है ना, इंग्लैंड वहाँ पे अभी भी मोनार्की है। जैसा अपना प्रेसिडेंट होता है ना खाली नाम के लिए, उसी तरह इंग्लैंड में भी भाई खाली नाम के लिए प्रेसिडेंट है, जिसको अपन क्वीन या किंग जो भी अभी होगा, अभी यानी किंग चार्ल्स है,
क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ जो थी यानी उनकी मम्मी, उनकी डेथ हो गई। तो काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने शासन किया, फ्रॉम 1948 तो अब तक, शायद से 1.5-2 साल पहले उनकी डेथ हुई। तो तब तक भाई क्वीन एलिजाबेथ थी, काफ़ी स्ट्रिक्ट किस्म की लेडी हुआ करती थी वो। तो वहाँ पे मोनार्की है, पर उनको ज़्यादा कुछ हक नहीं है, खाली नाम मात्र के लिए। और तभी भी मुझे काफ़ी फेमस इंसिडेंट याद है अभी, वो जो सीरीज़ है ना क्राउन, वहाँ पे विंस्टन चर्चिल 1948 में जब वो बनती है, क्या बोलते हैं उसको, क्वीन बनती है, तो विंस्टन चर्चिल उनके सामने जाके ऐसे झुकते हैं। सो इट इज़ वेरी क्वाइट फैसिनेटिंग टू सी कि भाई विंस्टन चर्चिल इज गोइंग इन फ्रंट ऑफ अ यंग लेडी। खाली ठीक है भाई, अभी मोनार्की है वहाँ पे ट्रेडिशंस है। तो और ब्रिटेन की तो ये भी ट्रेडिशन है कि भाई वहाँ पे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं। तो ये जो अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो ना भाई पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव, ये आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखो। तो ये सब चीज़ें होने के बाद वहाँ पे ना 15 मेंबर की काउंसिल बनती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी वॉइसरॉय की जो काउंसिल होती है ना काम करने के लिए, कि वो जो एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द गवर्नमेंट, वो फाइनल डिसीजन तो भाई वॉइसरॉय लेंगे, वो तो अलग बात है, पर काम संभालने के लिए भी कोई लोग होना ना भाई, यानी अलग अलग सिस्टम। तो वो जो काउंसिल था उसको काउंसिल करने के लिए, बताने के लिए सब डिसीजन मेकिंग बॉडी एंड ऑल, तो वो 15 मेंबर की काउंसिल हुआ करती थी भाई, और वो थी भाई वॉइसरॉय की। और ये सारी चीज़ें जो थी ये क्राउन रूल यानी ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 उसके तहत आई। सो आफ्टर द 1858 का एक्ट, अब बारी आती है भाई 1861 के एक्ट की। अब एक बात समझ लो कि ये जो रिवोल्ट हुआ तो खाली अंग्रेजों का राज था। तो भारतीय लोगों को लगने लगा कि हमारे मातृभूमि पे, हमारे भूमि पे आके ये अंग्रेज लोग शासन कर रहे, हमारा तो कुछ इसमें यानी सहभागी नहीं है भाई, हमको भी पार्टिसिपेशन का मौका दो, हमारे भी डिसीजन पूछो ना, हमारे भी कुछ, हमारे जो यानी हमारे भी जो कुछ, क्या बोल सकते हो उसको, हमारे भी जो कुछ डिमांड्स है वो भी हमको रखने दो। बिकॉज एज यू नो फ्रॉम द गवर्नमेंट हमारे भी कुछ डिमांड्स दे सकते भाई, हमारे नल का यानी पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं, बिजली तो थी भी नहीं भाई, बट स्टिल उनको डिमांड्स पूरी करनी थी। तो वहाँ पे शुरू होता है, यानी 1861 के एक्ट के तहत शुरू होता है रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। यानी अंग्रेज बोलते हैं कि भाई ठीक है, हम भी ना आपको भाई एक टाइप का यानी आपको पार्टिसिपेट कर लेंगे हमारे गवर्नमेंट में, आप टेंशन न लो। तो खाली नाम मात्र के लिए क्यों ना हो, नॉन ऑफिशियल मेंबर ही बनाया जाता है। यानी जो काउंसिल होता है ना, काउंसिल वॉइसरॉय का जो एक्सपांडेड काउंसिल होता है, थोड़ा नहीं 15 लोगों का तो 1858 के अंदर है ही है, पर जब थोड़ा बड़ा चढ़ा के कि ठीक है भाई और थोड़ा एडवाइजरी के लिए, थोड़ा एक एडवाइजरी काउंसिल जो है थोड़ा और लोगों को ला लेते हैं अपन लोग, देखेंगे कि लोगों को क्या बोलना है। तो उसमें एक्सपांडेड काउंसिल एक नॉन ऑफिशियल मेंबर के हिसाब से वो एक इंडियंस को ना भाई साथ में लाते हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव काउंसिल में राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, फॉर द फर्स्ट टाइम ये 3 इंडियंस का भाई सहभाग होता है। ये होता है भाई 1861 के एक्ट के तहत। और अब यहाँ पे देखो कोई कॉमन इंसान नहीं है, एक राजा ऑफ बनारस है, महाराजा ऑफ पटियाला है, और जो दिनकर राव उसको भी सर के ऊपर, यानी दो ही इज अ कॉमन मैन बट स्टिल उनको राव की पदवी है, यानी उनका सरनेम भी हो सकता है। एंड दो ही इज अ कॉमन मैन बट उन्होंने भाई अच्छी खासी पढ़ाई की होंगी, उसकी वजह से उनको सर का नाइटहुड मिला उनको। तो ये जो बड़े बड़े यानी इलाइट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनको भाई एक्सपांडेड काउंसिल में स्थान दिया जाता है, रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है उनको, इसलिए उनको रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन के तहत बोलते हैं। तो ये हुआ था 1861 के एक्ट के तहत। तो क्वेश्चन कैसे फॉर्म होंगे देखो यार, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन है या यानी इलेक्शन से आए हुए इंस्टीट्यूशन से, कौन से इंस्टीट्यूशन, अलग अलग वाले फैंसी नाम देंगे, पर आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई भी चीज़ यानी इंडियंस का डायरेक्टली
गवर्नमेंट में सहभागी नहीं हुए थे, वो स्टेप बाय स्टेप गए थे। तो स्टेप बाय स्टेप शुरुआत होती है भाई रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन से, और वो हुआ था भाई एक्सपेंडेड काउंसिल में, जहाँ पे 3 लोग थे, राजा बनारस, महाराजा पटियाला एंड सर दिनकर राव। तो वहाँ से वो चीज़ें शुरू होती है। तो ये हो गया पहला। फिर दूसरी चीज़ आती है, नहीं ये नहीं, फिर दूसरी चीज़ शुरू होती है भाई डिसेंट्रलाइजेशन की। आपको मैंने एक बात बताई थी, याद है, कि रेगुलेशन एक्ट के तहत पहले यानी बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ये 3 प्रोविंसेस हुआ करते थे, और तीनों प्रोविंसेस के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ इन रेगुलेशन एक्ट के तहत कि बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को खारिज करके खाली गवर्नर बना भाई बंगाल का, और ये दोनों जो प्रोविंसेस थे उनको ना भाई सबऑर्डिनेट कर दिया गया बंगाल का। यानी पावर जो थी वो एकजुट हो गई, यानी सेंटर में आ गई, यानी बंगाल में आ गई। और उसके बाद तो भाई बंगाल का जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ यानी इंडिया ही हो गया वो 1833 थे आके आते आते। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी नहीं रहा, ना गवर्नर रहे, खाली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था 1853 तक के। तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन करके भाई ये जो प्रोसेस थी ना, जो सेंट्रलाइजेशन जो प्रोसेस शुरू थी, उसको डिसेंट्रलाइज करके फिर से एक बार ऑटोनॉमी यानी हर एक जो प्रोविंस है उसको ऑटोनॉमी देने की शुरुआत हो गई इस एक्ट के तहत, यानी 1861। यानी हर एक प्रोविंस का ताकत निकाल के अपने हाथों में ताकत लाना, ये जो प्रोसेस शुरू की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसको ब्रेक करके 1858 से जो शुरू हुआ और 1861 में फाइनल डिसीजन हुआ कि अभी हमको ताकत फिर से प्रोविंस को फिर से देनी है। और ये प्रोसेस शुरू हुआ 1861 को, और वो 1937 आते आते कंप्लीट ऑटोनॉमी मिल गई भाई हर एक प्रोविंसेस को। यानी देखो प्रोविंसेस, यानी मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, जब अंग्रेज़ों का शासन जब शुरू हुआ, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का 1858 तक जब शासन शुरू हुआ, तो अलग अलग उन्होंने प्रोविंसेस बनाए। उनका स्टार्टिंग में ओवरऑल खतरनाक वर्चस्व बंगाल, बंगाल, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास में था। और जब 1858 तक बारी आई तो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट उनके हाथों में चले गया। तो अलग अलग प्रोविंसेस थे। तो ये जो प्रोविंसेस है उनकी ताकत निकाल के एक सिंगल हैंड में थी। बट देन उनको ऐसे लगा कि भाई ये जो रिवोल्ट हो रहे हैं, तो अपने को एडमिनिस्ट्रेशन के यानी इजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हर एक प्रोविंसेस को ना एक ताकत देना चाहिए, यानी अलग थोड़ा ऑटोनॉमी दे दो भाई, अपने हिसाब से कारोबार करने दो, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने 1930 से आते आते हर एक प्रोविंस को ऑटोनॉमी दे दी कि ठीक है तुम तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा कारोबार चलाओ, तुम तुम्हारा बजट लाओ, ये लो वो लो, सब वो अपन आगे देखेंगे। तो ये जो चीज़ें हुई थी ना भाई डिसेंट्रलाइजेशन की, वो हुई थी 1861 के एक्ट में। आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे डिसेंट्रलाइजेशन आया वो भाई कब हुआ 1861 में, यानी प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिलेगी। और 1937 आपको क्वेश्चन ये फॉर्म हो सकता है कि कौन से साल में फुल ऑन ऑटोनॉमी मिल गई एवरी प्रोविंसेस को, और वो हुई थी भाई 1937 को। एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, घुमा फिरा कि आप लिंक्स तो जोड़ सकते हो ना भाई, आखिर तार जुड़ाना है अपने को, खाली दिल के तार मत जुड़ाओ, दिमाग के भी तार जुड़ाओ भाई क्वेश्चन पेपर के साथ, तभी आप आगे जाओगे, ठीक है। तो ऐसी बात हुई थी। तो इसी एक्ट के तहत और एक जो नई चीज़ होती है, यार मैं ढक्कन क्यों लगा देता हूँ यार, ढक्कन जो भी है अभी प्रॉपर हिंदी में। तो हाँ, अपना जो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, सो फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग नए प्रोविंसेस तैयार किए गए। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी पाकिस्तान की जो उधर का जो प्रोविंस है जहाँ से खान अब्दुल गफ्फार खान आया करते थे, वो वाला जो प्रोविंस है, वो वाला प्रोविंस बनाया गया 1866 में, बंगाल 1862 में और पंजाब 1897 में, ठीक है। और इसी के साथ और एक चीज़ आई भाई 1861 में, और वो थी पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है। अब ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होती है, देखो मेरे पास डिफेंस रहेगा, मेरे पास अलग अलग जो पोर्टफोलियोज होते हैं कि डिफेंस, ट्रेड,
फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फिर ये जो नितिन गडकरी साहब का कौन सा है यार, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल, ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है ना भाई गवर्नमेंट के, इसको पोर्टफोलियो सिस्टम, यानी आपको कौन सा पोर्टफोलियो मिला। जैसे ही इलेक्शन कोई सरकार जीतती है तो वहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स शुरू होती है कि हमको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा। तो ये जो पोर्टफोलियो का सिस्टम है कि अलग अलग डिपार्टमेंट तैयार करके हर एक लोगों को एक पोर्टफोलियो देना, इसकी जो शुरुआत हुई थी ना भाई, ये हुई थी 1861 में, ठीक है। अभी इसी ही एक्ट के तहत और एक चीज़ आती है, वो है भाई ऑर्डिनेंसेस निकालना। ऑर्डिनेंसेस यानी वो तो अभी आगे कंसेप्ट आएगा, पर मैं आपको आसान शब्दों में अभी बता देता हूँ कि जब भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास एक हक होता है कि ऑर्डिनेंसेस पास कर देना। यानी फॉर एग्जांपल अभी जलाल कट्टू वाला जो बहुत फेमस हुआ था, जलाल कट्टू एक खेल है अपने सदर्न इंडिया में, जिसमें बुल के साथ खेलते हैं वो लोग, उसको पकड़ के ऐसे, जो भी उनका खेल होता है। तो कुछ लोगों का ऐसा बोलना है कि दिस इज़ अ वेरी क्रूअल थिंग्स टू डू विद द एनिमल्स एंड ऑल। तो लोगों ने पिटिशन किया, बहुत बड़ा हल्ला हुआ। अभी वो उनका ट्रेडिशन है भाई, और उनको लोगों को अपना ट्रेडिशन फॉलो करने के लिए बहुत सेंसिटिव, यानी वो अफेक्शन उनका अलग ही रहता है। तो तब फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स ही बोलेंगे क्योंकि ऑर्डिनेंस सेक ऑफ पॉलिटिक्स ही निकलते हैं, तब पार्लियामेंट में ये डिस्कशन न करते हुए, क्योंकि पार्लियामेंट तो सेशन में था ही नहीं, तब भाई प्रेसिडेंट एक ऑर्डर देता है कि ठीक है आप जलाल कट्टू कर सकते हो, खेल सकते हो, और उसकी लिमिट रहेंगी वो ऑर्डर की 6 महीने तक। यानी विद इन दिस 6 मंथ्स आप पार्लियामेंट में सेशन लेके उसको पास करना होता है, अदरवाइज जो ऑर्डर या ऑर्डिनेंस दिया था वो ना कैंसिल हो जाता है। तो उसकी जो सिस्टम शुरू की थी भाई, वो की थी वॉइस रॉय ने 1861 के एक्ट के तहत, ठीक है। ये आप ना जो बात है ना बहुत ध्यान में रखो कि सबसे पहले इंडिया में ऑर्डिनेंस की जो प्रथा है, जो ट्रेडिशन है, वो कब शुरू हुई थी। वो शुरू हुई थी भाई 1861 के एक्ट के तहत, जो वॉइस रॉय ने की थी, जिसकी मर्यादा खाली 6 महीने है। 6 महीने के अंदर वो ऑर्डिनेंस को आपको यानी आपके सेशन में पास करना होता है, तभी भाई वो एक प्रॉपर एक्ट, या जो भी है एक्ट ही बोलेंगे ना यार, एक प्रॉपर एक्ट बनता है, ठीक है। तो ये हुआ था सब 1861 में। अब बारी आती है भाई इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 की। अब तक अपन ने देखे 1858 का, 1861 का, और उसके बाद बारी है भाई 1892 की, ठीक है। तो 1892 में क्या होता है, जो काउंसिल जो है ना, वॉइसरॉय का काउंसिल, जो आपको मैंने सबसे पहले 1858 के इसमें बताया, जो काउंसिल था वॉइसरॉय का, इसका चेयरमैन खुद वॉइसरॉय होते हैं। तो जो एडवाइजरी बॉडी है, उनकी जो संख्या है ना भाई, नॉन ऑफिशियल्स मेंबर की जो संख्या है वो बढ़ा दी जाती है। प्रोविंशियल यानी जो प्रोविंशियल जो रीजन्स होते हैं वहाँ पे भी बढ़ाई जाती है, और जो सेंटर में जो है उसकी भी बढ़ाई जाती है। एंड अलॉन्ग विद दैट, खाली संख्या बढ़ा के काम कैसा चलेगा भाई, खाली संख्या बढ़ा के काम कैसे चलेगा। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल में वहाँ के जो मेंबर्स को ना एक सर्टन थोड़ी पावर दी जाती है कि ठीक है भाई, अभी आपके पास पावर भी है, आप ना कुछ बजट के क्वेश्चंस आप रेस कर सकते हो, थोड़ा डिस्कशन कर सकते हो। और फिर और एक बात होती है भाई, इस एक्ट के तहत आपको ना फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्शन नाम की चीज़ यहाँ पे सुनाई पड़ती है। दो ऑफिशियली वो इलेक्शन वर्ड्स यूज़ नहीं करते, बट नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन दिया जाता है भाई इलेक्शन का। यानी कुछ सर्टन लोगों को इलेक्ट करके या इनडायरेक्ट इलेक्ट करके भेजेंगे भाई इस काउंसिल में। तो ये सबसे पहले जो हुआ था वो हुआ था 1892 को। जो भी अपन आज इलेक्शंस की मेथड फॉलो करते हैं, जितना भी इलेक्शंस पूरे ऑल ओवर इंडिया होता है, यानी ग्राम पंचायत से लेकर पूरे लोकसभा या राज्यसभा के इलेक्शन तक के, ये एक दिन में नहीं हुआ। ना एक दिन में वो अपन ने करवाया, ना एक दिन में लोगों ने डायरेक्ट जाके वोट कर दिया। वो ना अपनी मसल मेमोरी या वो अपने पूरे समाज में शिफ्ट डाउन होने के लिए काफ़ी दौर गया।
और ये जो दौर है ना भाई, ये 1892 से शुरू हुआ, अपन ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पहली बार प्रोविजन हुआ भाई इलेक्शन के लिए, ठीक है। तो हर एक चीज़ों के लिए ना काफ़ी वक्त गया है भाई इंडिया को इस यानी इस मोमेंट तक पहुँचने के लिए। तो इसीलिए ना आपको हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है कि आज अपन ये सर्टन पॉलिटिक्स अपने इंडिया में ऐसी क्यों हो रही है, ठीक है, आगे कैसी हो सकती है, किस वजह से अपन ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं, वाई वी गेव द ऑर्डिनेंसेस, अपन ऑर्डिनेंसेस क्यों दिए और क्यों देंगे और क्यों देते हैं, उसकी भी हिस्ट्री जानना जरूरी है। और कब हुआ था, कैसे हुआ था, किसके वजह से हुआ था, ये सब चीज़ें जानने के बाद ना क्या होता है, एक तो आपको इंटरेस्ट आता है पढ़ाई में, वो तो अलग बात होगी भाई, पर आपको इस समाज में जीने के लिए जो अवेयरनेस जो होना वो आप में आ जाता है। आपको कोई फूल नहीं बना सकता, आपको इजीली कोई ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा के ओ दिस इज़ द थिंग, आप ब्लाइंडली उसको देखेंगे नहीं, आप उसके ऊपर सोचेंगे। एज ए डेवलपिंग कंट्री यहाँ पे लोगों को ना भाई सोचने के लिए वक्त नहीं है, बट बिकॉज अगर आप कुछ चीज़ें पढ़ोगे ना, कुछ चीज़ें थिंक करोगे, तो भाई ना ये डेवलपिंग कंट्री खाली इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी ना बढ़ते हुए एक इंटेलेक्चुअल भी डेवलपमेंट होगा। इसलिए ना आप भाई बात पढ़ो कि एक्चुअल हुआ क्या था, उसके बाद से चीज़ें कैसी है। तो इसी के साथ भाई अपन आगे बढ़ते हैं और 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट देखते हैं, जिसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। अभी ये जो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई, इसमें बहुत खतरनाक इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई है। मोर्ले मिंटो नाम का ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो पहला नाम आएगा भाई वो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, और जो मिंटो आएगा वो है वॉइस रॉय। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी एस अल्फाबेटिकली एस पहले आता है और मिंटो जो है वो वॉइस रॉय यानी वी बाद में आता है। इस हिसाब से आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मोर्ले। ऐसे कैसे क्वेश्चन आएगा ऐसे मैं नहीं बोल रहा, पर जब यूपीएससी बातें घुमा फिरा के जब पूछती है ना भाई, तो आपको स्ट्राइक होने के लिए ये आपको ध्यान में आएगा, ठीक है। तो मोर्ले है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और मिंटो है वो वॉइस रॉय। और ये लोग क्या करते हैं, जब 1909 का जब लॉ आता है, एक मिनट सूख जाता है बोलते भाई, अच्छा चलने को ना, ठीक है। तो वो ना फिर से काउंसिल, देखो काउंसिल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग भाई। आपको लग रहा होगा ये बोरिंग चीज़ है, क्या काउंसिल काउंसिल काउंसिल, बट भाई अंग्रेज ने खाली ऐसा नहीं कि यार चलो अपने को रूल करना, एक प्रॉपर सिस्टम बना के रूल किया था। मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, एकदम सिस्टमेटिकली रूल करने के लिए उनको तो ऐसे लगता था कि हमारा जो सूरज है इस भारत साम्राज्य पे, हमारा जो ब्रिटिश राज का जो एम्पायर है इस भारत भूमि पे, इसका कभी अस्त नहीं होगा, अवर सन विल नेवर सेट, ऐसा उनको लगता था। तो कभी भाई सन सेट नहीं होना चाहिए, तो एक प्रॉपर सिस्टम तो बनाना पड़ता है ना, ठीक है। तो इसी के वजह से उनकी जो काउंसिल के जो मेंबर्स थे उन्हें 16 से बढ़ाकर 60 कर दी, ताकि और लोगों को साथ में लिया जाए और लोगों के यानी दिमाग को पढ़ सके कि भाई इनको क्या होना, एंड विद द हेल्प ऑफ दोस पीपल अपन और इनके ऊपर शासन करेंगे। यहाँ से रॉ मटेरियल्स लेंगे, अपने देश में लेके जाएंगे, वहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे, यही आके बेचेंगे, 50 रुपये में खरीदेंगे, उधर 500 का माल बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे उसको फिर और आके महंगा बेचेंगे, ताकि इनका और पैसा अपन लेके जा सके अपने खिस्से में। जब भी आप फिर इंग्लैंड जाओ, मैं तो नहीं गया, ठीक है, पर जाने की तो बहुत इच्छा है भाई, किसकी नहीं होती। तो मैं जाके मेरे को देखना है कि भाई अपना पैसा लेके उन्होंने कितना ही डेवलपमेंट कर दिया। अभी तो भाई काफ़ी बुरी हालत है, उनसे ज़्यादा इकोनॉमी तो अपनी, और लंदन की जितनी प्रॉपर्टी है, यानी जो इंडिजीनियस जो ब्रिटिशर्स है उनसे ज़्यादा प्रॉपर्टी अभी इंडियंस के पास है लंदन में। वेरी फैसिनेटिंग, रिवर्स कॉलोनाइजेशन भी बोल सकते हैं इसको अपन, ठीक है। तो मेंबर्स की जो यानी संख्या थी वो बढ़ा दी और 16 से 60 कर दी। मेंबर्स ने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर नॉट यूनिफॉर्म, हाँ। तो ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो है यानी सेंटर का अलग हो गया, और ये जो प्रोविंशियल यानी अलग अलग जो प्रोविंस है, बंगाल, मद्रास, ये वो जो फॉर्म हुए थे भाई 1861 के एक्ट के तहत, तो इनमें जो काउंसिल है ना उसकी जो संख्या वो यूनिफॉर्म नहीं है, कहाँ पे 20 तो कहाँ 25। तो ये है भाई 1909 के एक्ट के तहत, ठीक है। अभी
संख्या बढ़ाई, खाली संख्या बढ़ा के कुछ नहीं होता, उनको ना और हक दिया गया डिलिबरेटिव फंक्शंस कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। देखो और ये चीज़ें आगे आगे आएंगी भाई कि पार्लियामेंट में कैसा काम चलता है। स्टार एंड अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आपको लिख के देना पड़ता है और उसके ऊपर फिर जो भी सांसद होता है वो सांसद भाई अपना आंसर देता है, क्योंकि जो क्वेश्चन अभी आप लिख के भेजते हो तो उसके ऊपर उसको भी कुछ सोचना पड़ता है, उसको भी लिख के जवाब देना पड़ता है ना। ऐसा हवाबाजी तो नहीं है पार्लियामेंट। आपको लगता होगा भाई कि पार्लियामेंट हवाबाजी है, ठीक है, भाजी मार्केट है। भाजी मार्केट जैसे चिल्लाते वो लोग, विच इज़ सिविक सेंस अपना भारतीयों ने कब का छोड़ दिया, वो कभी था भी या नहीं, आई सीरियसली डाउट इट, ठीक है। क्योंकि रोज़ आए दिन अपन तो वीडियोस देखते ही है भाई, एक्स पे, टीवी पे, तो अपने सिविक सेंस के बारे में। तो उनको पावर दिया, और पावर दिया है भाई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का। यानी जैसा आपने क्वेश्चन पूछा उसके ऊपर उसने कुछ आंसर दिया तो उसको फिर से क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे आप देखते हो। तो कुछ क्वेश्चन जो अपन लिख के पूछते हैं ना उसके ऊपर अपन फिर से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, क्योंकि भाई फिर लिख के पूछने का मतलब ही क्या है, ठीक है। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ओरली आप सवाल जवाब चलता है, तो उसका जो हक मिला था ना भाई, वो मिला था भाई 1909 के एक्ट में, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो वही होती है भाई, बजट। जो निर्मला सीतारमन जी ने जो अभी बजट दिया उसके ऊपर जो चर्चा हुई और उसकी वजह से जो लोग खुश हुए, कुछ लोग तो और ना खुश हुए। आप कितना भी कुछ चीज़ें कर लो भाई, खुश ना खुश तो होना ही है, वही रियलिटी है भाई, उसमें कोई ड्युअलिटी नहीं है। दिस इज द ओनली रियलिटी। आप कुछ भी कर लो, कुछ लोग खुश होने वाले हैं और कुछ लोग उसमें भी नाराज होने वाले। तो ये क्यों बताने लग गया, बहुत वक्त क्या होता नहीं कि मैं ये चीज़ें इतनी बताने क्यों, वो मैं ही भूल जाता हूँ भाई। आप समझ लिया करो, आप खुद लिंक्स लगाया करो, ठीक है भाई। आप टेंशन मत लो, अपन ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। तो बजट, मोर रिजोल्यूशन बजट के ऊपर और डिस्कशन करने का हक, ठीक है, वो आया भाई 1909 में। और रिजोल्यूशन पे बजट के ऊपर कि बजट कैसे रह सकता, क्योंकि बजट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पैसा रहेगा तभी तो सारी चीज़ें होगी ना भाई। इंडियन से एग्जीक्यूटिव, हाँ तो देखो भाई, अभी जो वॉइसरॉय का जो काउंसिल है वो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, तब पहली बार ऐसे हुआ कि जो इंटरनल बॉडी है ना भाई वॉइसरॉय की, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फॉर द फर्स्ट टाइम किसी एक भारतीय को रिप्रेजेंटेशन दिया गया कि नाउ इट इज़ अ टाइम, बोले कि भाई चलो अपन एक इंडियन आदमी को भी, इंडियन बॉर्न इंडियन आदमी जो इंडियन रेस है, इंडियन जैसे दिखता, उसको ही सहभागी किया जाए। तो वो किया था भाई सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, जो कि एक लॉ मेंबर थे। वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एक लॉ मेंबर थे, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो क्या है पता है? वो है भाई कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जो मुस्लिम्स को दिया गया। इस भारत देश में जो डिवाइड एंड रूल जो ब्रिटिशर्स खेले ना, वो भाई 1909 से आया है। एक बात आप समझ लो, लॉर्ड कर्जन भाई साहब ने, जो वॉइसरॉय थे पहले, मिंटो के पहले, उन्होंने किया भाई बंगाल को डिवाइड फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर 1911 में वो कैंसिल हो गया, बट स्टिल उनने पहले बंगाल को डिवाइड किया। आसाम अलग चले गया क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम जनता बहुत ज़्यादा थी, और जो इधर का जो पार्ट था उड़ीसा इधर का, वो वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी। तो उन्होंने फॉर द बेटर सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने बंगाल को डिवाइड किया, और उसके वजह से काफ़ी जन आक्रोश हुआ। तो वो आगे जाके भले ही कैंसिल हो, पर उनको पता चल गया भाई कि डिवाइड एंड रूल करने से ना एक नंबर काम चल सकता है इस भारत देश में। और उसकी जो न्यू थी ना, वो थी भाई कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम पीपल। वो कैसे, आप देखो, अभी उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, यानी कोई सर्टन रीजन होगा, यानी सर्टन कोई एक्स रीजन होगा, तो उस एक्स रीजन में मुस्लिम आदमी खड़ा होगा और उसको वोट पर मुस्लिम आदमी ही करेंगे।
बाकी कोई धर्म नहीं, हिंदू हिंदू क्रिश्चियन बुद्धिज़्म पारसी जो भी होगा, बुद्धिस्ट पारसी जैन, वो आदमी उस मुस्लिम आदमी को वोट नहीं कर सकता। ये काय की डेमोक्रेसी है फिर भाई, ये काय की डेमोक्रेसी है। बट देखो इसके ऊपर अभी अपना काफ़ी डिस्कशन हो सकता है, और आगे अपने और 2-3 एक्ट्स बाकी है। पार्ट 1 इसको पार्ट 2 में डिवाइड किया, ये भी बहुत लंबा लेक्चर बन जाएगा। और आगे वैसे भी सेपरेट लेटर के बारे में तो आना ही आना है। अपना जो पूना पैक्ट 1932 का है, यानी बाबा साहेब आम्बेडकर एंड गांधी जी, उनका जो ड्यूअल हुआ था, वहाँ पे तो हम डिटेल में जाएंगे ही जाएंगे। पर आप एक बार समझ लो कि जब हिंदूज को लगता है कि यार वी कैन वोट फॉर द मुस्लिम गाय, तो बट दूसरी जो वहाँ की सीट होती है, वहाँ पे मुस्लिम भाई हिंदू को वोट कर पा रहा है, ठीक है, या जो भी कोई आदमी खड़ा होगा दूसरे रिलीजन का, वहाँ पे वो वोट कर पा रहा है। पर मुस्लिम आदमी मुस्लिम को ही वोट करेगा, ठीक है। ये तो थोड़ा सा एक्सक्लूजन हो जाता है ना भाई, एक थोड़ा अरे सेपरेट अपना ही हम लोग खेलेंगे ऐसा मैटर हो जाता है। तो उसके वजह से ना समाज में दरी आ जाती है कि इन लोगों को एक सेपरेट भाई उनका रिप्रेजेंटेटिव है, और वही लोग उनको वोट कर रहे। और ये भाई अंग्रेज़ों ने अच्छे तरीके से देख लिया था, यानी डिवाइड एंड रूल के तहत, और ये आया था भाई 1909 में। इसीलिए भाई लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हुई भाई क्राउन रूल के तहत, ठीक है। तो अब बारी आती है भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की, ठीक है। तो 1919 के एक्ट को मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। अभी इसमें मोंटेगो भाई साहब है भाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मोर्ले मिंटो में जो था, तो मोर्ले था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जो दूसरा जो होता है वो होता है भाई वॉइस रॉय। तो चेम्सफोर्ड जो है ना वो है वॉइस रॉय, ठीक है। पूछ तो कुछ भी सकते हैं ना भाई यूपीएससी वाले घुमा फिरा के, तो इसलिए अपने को पता रहने को। तो इस एक्ट के तहत क्या हुआ पता है, रिलैक्सेशन। जो प्रोविंस था, वो जो प्रोविंस था ना, तो उसके ऊपर का जो कंट्रोल था सेंटर का, उसको रिलैक्स करा गया है, ठीक है। तो रिलैक्स करके क्या किया, यानी ये सब जो वो कर रहे हैं भाई ब्रिटिशर्स लोग, क्यों कर रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ डायरकी। अभी डायरकी क्या है ना वो समझ लो आप। उन्होंने क्या किया भाई, जो प्रोविंसेस थे ना उसको डिमार्केट किया, उसको सेपरेट किया। सेंट्रल और प्रोविंशियल के जो सब्जेक्ट थे ना, सेंटर और प्रोविंस के सब्जेक्ट को अलग अलग कर दिया। सब्जेक्ट्स को अलग अलग करना यानी क्या भाई, यानी क्या मराठी इंग्लिश को अलग अलग कर दिया, ये सब्जेक्ट्स नहीं। सब्जेक्ट्स आने आप यहाँ पे ये समझ लो कि कौन आर्मी को देखेगा, कौन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को देखेगा, कौन एजुकेशन को देखेगा, कोई रोड के डिपार्टमेंट को देखेगा। जो हल्के हल्के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो प्रोविंसेस को दे दो, पर जो मेन सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि फॉरेन रिलेशंस, मिलिट्री, हाँ होम मिनिस्ट्री, वो अपन अपने पास रखें, ये वाले सब्जेक्ट्स। तो इसके ऊपर का जो रिलैक्सेशन था ना भाई वो अलग अलग कर दिया। वो इसके ऊपर का जो रिलैक्सेशन था ना वो एकदम हल्का कर दिया, उसको सेपरेट किया। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया भाई, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट होते हैं ना, अब ये तो सब्जेक्ट्स अलग किए, उसमें भी भाई जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है उसमें भी ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट लाए, ठीक है। सेंटर के सब्जेक्ट्स तो अलग ही हो गए, पर प्रोविंस के जो सब्जेक्ट है ना उसमें भी 2 सब्जेक्ट्स लाए। एक थे भाई ट्रांसफर सब्जेक्ट और थे रिजर्व सब्जेक्ट। भाई जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे वो भाई करते थे, वो देखते थे भाई गवर्नर विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था ना उनको हेल्प करके, उनकी हेल्प लेके वो ट्रांसफर सब्जेक्ट को संभालते थे, ठीक है। और जो रिजर्व सब्जेक्ट है जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं भाई प्रोविंसेस के हिसाब से, यानी प्रोविंस की होम मिनिस्ट्री वगैरह वाला, वो ना भाई गवर्नर खुद संभालते थे विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। यानी उनको एडवाइस लेने की जरूरत नहीं थी, खाली वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद लेते थे, और वो आंसरेबल नहीं थे भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल को, नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। हम हमारा देखेंगे यहाँ पे कैसा भाई ट्रांसफर सब्जेक्ट में यानी हल्के विषय होंगे, यानी एजुकेशन वगैरह। एजुकेशन का क्या है भाई इंपॉर्टेंस है, कुछ इंपॉर्टेंस नहीं, आज भी नहीं है, ठीक है। तो खाली 3-4% अपन बजट के खाली 3-4% एजुकेशन में डालते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफर सब्जेक्ट भाई गवर्नर कर रहा विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर लेजिस्लेटिव काउंसिल, पर रिजर्व सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट
वहाँ पे भाई गवर्नर खुद कर रहा है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को साथ में लेके उनकी मदद लेगी नहीं, यानी बताना होगा तो बता, मैं तो करूँगा मेरे खुद के मन का, और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है भाई लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो ये थी भाई डायरेक्टरी सिस्टम। अभी इनका अलग कार्यक्रम चलेगा प्रोविंसेस का, और ये जो है ना सेंट्रल का, वो उनके सब्जेक्ट्स का पूरा अलग कार्यक्रम चलेगा। तो ये है भाई डायरेक्टरी। तो ये आया था भाई मोंटेगो चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म में 1919 में, ठीक है। अभी उसके बाद और एक क्रांतिकारी चीज हुई, और वो था बाइकैमरलिज्म। अपने इंडिया में भाई राज्यसभा है और लोकसभा है, ठीक है। महाराष्ट्र में, ये हमारे महाराष्ट्र में भी 2 हाउसेस है, विधानसभा और विधान परिषद, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अपर हाउस, लोअर हाउस। तो उसी तरह पहली बार इंडिया में ये जो अपर हाउस लोअर हाउस का जो यानी फैशन है ना, वो लाया था भाई इस एक्ट के तहत, 1919 के एक्ट के तहत, ठीक है। वो आया था इधर। तो अपर हाउस जो था वो हो गया काउंसिल ऑफ स्टेट, और जो लोअर हाउस जो था वो था लेजिस्लेटिव असेंबली। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई कि 1919 के एक्ट के तहत जो बाइकैमरलिज्म हुआ, तो अपर हाउस को क्या बोलते? तो अपर हाउस को बोलते काउंसिल ऑफ स्टेट, और लोअर हाउस को बोलते लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि 1919 के एक्ट के तहत डायरेक्ट इलेक्शन हुआ भाई अपने भारत देश में, डायरेक्ट इलेक्शन 1919 में, ठीक है। और जो मेंबर जो थे ना ये जब हाउस के, ये डायरेक्ट इलेक्शन होके चुने गए थे भाई। वेरी क्रांतिकारी थी, बहुत बहुत इलेक्शन 1919 में। जो वॉइसरॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, ठीक है, वॉइसरॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था वो था भाई 6 लोगों का। उसमें से 3 लोग अभी भारतीय रहने वाले थे, और दैट 3 मस्ट बी इंडियंस। देखो ब्रिटिशर्स को पता चल गया था भाई कि भारत देश में ना रिबेल होना शुरू हो गया। तो ये रिबेल को ठंडा रखने के लिए अपने को गवर्नमेंट में ना कुछ लोग इंडियंस को भी लाना पड़ेगा, ताकि वो लोग ना शांत हो जाए, अपना जो सत्ता है इधर और लंबा चले, अपना जो सूर्य है ना वो कभी अस्त ना हो इस भारत भूमि पर। इसलिए उनको जो बोला कि ठीक है भाई इंडियंस को लाओ। फाइनल डिसीजन तो भाई अपने वॉइस ही लेने वाले, तो क्या, पर ठीक है, तो शांत करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो 1909 में मुस्लिम्स को दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट देके, तो वही जो ट्रेंड था भाई, उनको पता चला कि ये जो ट्रेंड लाया अपन ने, इसके वजह से सोसाइटी डिवाइड हुई है, और इसमें तो और मज़ा आने वाला है। तो क्यों ना सोसाइटी और डिवाइड की जाए। तो उन्होंने सोसाइटी और डिवाइड की। कैसी? सेपरेट इलेक्टोरेट दिया भाई उन्होंने सिख्स को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियंस को। यानी ये जितने भी लोग हैं ना, सिक्स वोट करेंगे भाई सिक्स को, इंडियन क्रिश्चियंस वोट करेंगे इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस वोट करेंगे खाली एंग्लो इंडियन को, और यूरोपियन वोट करेंगे खाली यूरोप को। हर एक समुदाय अपने समुदाय का आदमी चुन के जाएगा भाई। अल्टीमेट स्कीम थी भाई ये ब्रिटिशर्स की, ठीक है। उसके बाद भाई लिमिटेड, जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया में पहली बार वोटिंग का अधिकार मिला, डायरेक्ट इलेक्शंस हुआ, डायरेक्ट इलेक्शंस होके लोग चुने गए भाई। तो वो हुआ 1919 में। तो लिमिटेड फ्रेंचाइज, यानी वोटिंग करने का अधिकार तो था, पर वो बहुत लिमिटेड लोगों को था। कौन लोग वोट कर सकते थे? जिसके पास भाई सबसे पहले एजुकेशन हो। अब अनपढ़ आदमी, ठीक है, एक इलिटरेट इंसान किसको वोट करेगा? अभी यहाँ पे ना बहुत नुआंसेस है भाई कि एक आदमी को लिखना पढ़ना नहीं आता, पर अगर वो दुनियादारी समझता है और इंसान को पढ़ सकता है, तो उसको तो समझेगा ना भाई कि किसको वोट करना है। बट स्टिल ब्रिटिशर्स वांट टू ड्रॉ अ लाइन समवेयर। तो उन्होंने बोला कि जिसके पास एजुकेशन होगा, एक सर्टेन लिमिट तक, एक सर्टेन थ्रेशोल्ड जब होगा एजुकेशन का, उसको ही हम वोटिंग का अधिकार देंगे। पर उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि भाई तुम टैक्स भर रहे हो क्या? नहीं। जो आदमी टैक्स नहीं भरेगा उसको अधिकार नहीं मिलेगा भाई वोटिंग का। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो टैक्स भरेगा वही वोट करेगा। और इसके ऊपर भी जिसके पास प्रॉपर्टी होंगी, प्रॉपर्टी के बिना तो वोट करने का क्या अधिकार है? ऐसा ब्रिटिशर्स लोगों का लॉजिक था। जो प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी की भी नुआंसेस कैसे मेरे को पता नहीं भाई कि 2 एकड़ होगा तो कर सकेंगे क्या, 10 एकड़ के ऊपर होगा वही कर सकेंगे, ठीक है, या घर होगा बंगला होगा वही कर पाएंगा,
खाली गाड़ी की प्रॉपर्टी होंगी तो नहीं। तो जिसके पास प्रॉपर्टी है, टैक्स है, एजुकेशन है, वो ही आदमी वोट कर पाएंगा भाई। ठीक है, अभी इन्होंने क्या किया, 1919 के एक्ट के तहत एक नया ऑफिस बना है लंदन में। नया ऑफिस यानी खाली इंफ्रास्ट्रक्चर यानी वैसा ऑफिस नहीं, एक हाई कमिश्नर नाम का एक ऑफिस तैयार किया, यानी एक हाई कमिश्नर नाम की एक पद तैयार किया, एक अथॉरिटी तैयार की, और उसको न कुछ फंक्शंस दिए बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के, ताकि इसको इनके सेक्रेटरी स्टेट के ऊपर का जो थोड़ा भार जो है ना काम करना थोड़ा हल्का हो जाए। और वो थे भाई लंदन में काम करने वाले हाई कमिश्नर। ये हुआ था 19। पूछ सकते हैं ना भाई हाई कमिश्नर कब बना, कौन से एक्ट के तहत बना, तो वो इधर बना भाई, और ट्रांसफर किए भाई पास, हम थोड़ा काम हल्का किया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन बना भाई। पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों बना, कि जो इंडियन सिविल सर्वेंट्स जो तब के IAS ऑफिसर्स वगैरह उनको रिक्रूट करने के लिए कमीशन बना, और वो बना भाई 1926 में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, जो बजट, फिर से बजट के सिवा अपना काम चल ही नहीं सकता भाई। तो बजट जो था ना, वो बजट को सेपरेट किया गया। प्रोविंशियल जो प्रोविंसेस थे उनका बजट अलग रहेगा और सेंटर का बजट अलग रहेगा। जैसा अभी पूरी इंडिया का बजट अलग है, और महाराष्ट्र अभी गवर्नमेंट अभी आएगा बजट महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र का अपना अलग बजट देंगी। तो ये जो अलग अलग बजट का जो स्कीम है ना, वो भाई सबसे पहले आया 1919 के एक्ट के तहत। ठीक है, और ये जो प्रोविंशियल बजट नहीं, ये अच्छा हो गया इतना ही था, मेरे को लगा ये इसका ही पॉइंट है। तो एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया गया भाई। ठीक है, वो स्टैट्यूटरी कमीशन का काम क्या था पता है, जैसे अभी 1909 को बना पहला एक्ट, फिर 1919 को बना, तो हर तुम स्टडी करो, हर 10 साल के बाद अपना रिपोर्ट दो, और फिर हम और एक अलग कमीशन लाएंगे, और फिर और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनेगा। तो वो करने के लिए स्टैट्यूटरी कमीशन की स्थापना की गई। तो यही स्टैट्यूटरी कमीशन ने भाई 1927 में वो साथ में आए, जिसमें भाई 7 मेंबर थे, और जिसका जो चेयरपर्सन था वो था भाई सर जॉन साइमन। अभी इनका काम ये था स्टैट्यूटरी कमीशन का, कि हम साथ में आएंगे, थोड़ा देखेंगे कि भाई कि जो हमने जो पहले का जो एक्ट बनाया उसके अकॉर्डिंग कितना काम हुआ है, उसमें और कितना अपने को यानी और प्रावधान लाने, और प्रोविजंस लाने, जिसके वजह से और अच्छा अपन काम कर सकेंगे और अच्छा अपन सिस्टम बना सकेंगे। उसके लिए ये साइमन कमीशन आया, जिसमें 7 मेंबर थे। ठीक है, अभी मोस्ट फेमस चीज़ है कि साइमन गो बैक, साइमन लोगों को यानी उनके कमीशन को काले झंडे देकर। पर क्यों, क्योंकि इनका जो कमीशन था वो 7 मेंबर का, वो पूरे अंग्रेज लोगों का था, ऑल वाइट पीपल। अभी 7 लोग अगर उसमें अंग्रेज है, तो इंडियंस की नीड के खाक समझेंगे भाई। हम इंडियंस को भी तो लो भाई, हम आएंगे, हम हमारे डिमांड्स बताएंगे, तभी तो काम चलेगा, तभी तो हमारी यानी स्थिति में सुधार आएगा। तो उसमें खाली अंग्रेज लोग थे, इसलिए अपने इंडियंस लोगों ने काले झंडे दिखाए कि बोले साइमन प्लीज भाई गो बैक, साइमन गो बैक। ठीक है, तो उन्होंने कुछ प्रावधान दिए, जैसे कि भाई डायर की, जो इतना मैंने सिखाया आपको, जितना बताया डायर की कि अलग अलग सब्जेक्ट्स तो दे, सब्जेक्ट्स को अलग करना, प्रोविंसेस को अलग सब्जेक्ट देना, सेंटर के पास अलग सब्जेक्ट्स रहेंगी, जो डायर की सिस्टम उसको एबोलिश कर दो बोले, इतना करके। ठीक है, और बहुत है कि ये जो यानी सेपरेट इलेक्टोरेट का जो फैशन जो ट्रेंड बनाया भी, इसको और करो बोले, और आगे लेके जाओ, ये सब प्रावधान दिए थे। और ये प्रावधान को डिस्कस करने के लिए ना भाई 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं 1930, 13, 32 को। ठीक है, और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं भाई डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, महात्मा गांधी, और उसमें जो कुछ फ़ायदा तो होता नहीं है एट द एंड ऑफ द डे, पर ये सारी चीज़ें होती है भाई साइमन कमीशन में। साइमन कमीशन की वजह से 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं, ये आप बात ध्यान में रखो। ठीक है, और क्यों काले झंडे दिखाए थे, क्योंकि 7 मेंबर ब्रिटिशर्स थे। उसके बाद बारी आती है भाई कम्युनल अवार्ड की 1932 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जैसा कि मैंने आपको सेपरेट इलेक्टोरेट बताया, पहले मुस्लिम्स लोगों को दिया, फिर दिया भाई सिख्स को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को। अभी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का ऐसा बोलना था कि डिप्रेस क्लास को, उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए, यानी डिप्रेस कास्ट विल वोट टू द पीपल, वो जो खड़ा रहेगा ना भाई, वो भी डिप्रेस कास्ट वाला खड़ा रहेगा, और उसको वोट खाली डिप्रेस कास्ट वाले लोग ही करेंगे। हमको सेपरेट इलेक्टोरेट होना। जैसी ये बात चली भाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में,
वैसे ही महात्मा गांधी अनशन पे बैठ गए कि अगर ये होता है तो जो अपने हिंदू सोसाइटी या भारत की जो सोसाइटी वो और डिवाइड हो जाएंगी। अभी इस पे काफ़ी बवाल है। दिस इज़ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट इन आवर इंडियन हिस्ट्री कि जब भाई इतनी सेपरेटेड मुस्लिम्स को दिया, सिख्स को दिया, ये सब लोगों को दिया, तब अपना इंडियन सोसाइटी डिवाइड नहीं, पर हिंदू सोसाइटी की जब बात डिवाइड होने की आई तब भाई बहुत बड़ी बातें हो गई। अभी इसके ऊपर ना अपन और डिटेल में आगे जाके बात करेंगे क्योंकि आगे और बहुत सारा काम बाकी है। नहीं तो इसके ऊपर तो मैं 1 घंटा मेरे को खाली लेक्चर देने की इच्छा है भाई कि ये ना बहुत सेंसिटिव कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है कि डिप्रेस क्लास को ही सेपरेट इलेक्टोरेट दिया तो हिंदू सोसाइटी में डिवाइड कैसा होगा, और अगर उनको दिया रहता तो आज उनकी स्थिति कैसे होती। क्योंकि देखो स्थिति सुधारने की बात थी ना भाई, तो स्थिति एक्चुअल में सुधारती क्या या नहीं सुधारती, तो एक्चुअली क्या होता, उसके रिपरकेशंस क्या होते, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते। और अगर नहीं दिया, उनको दिया तो नहीं ना आखिर, तो आज उनकी स्थिति ऐसी है तो क्या स्थिति चेंज हो सकती थी। इसके ऊपर अपन काफ़ी विचार मंथन कर सकते हैं भाई। तो गांधी जी अनशन पे बैठे थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पता था कि यार अगर ये गांधी जी की अगर डेथ हो जाती है तो जो फ्रीडम स्ट्रगल का जो सेटबैक मिलेगा पूरी इंडिया को वो बहुत बेकार हो सकता है। सो इवेंचुअली ही विड्रॉ हिज पिटिशन एंड ऑल फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस क्लास। बट उनका जो प्रयत्न रहता है, उनकी जो कोशिश वो खाली नहीं जाती। उनकी कोशिश का समाधान ऐसे मिलता है कि उनको अभी डिप्रेस क्लास को रिजर्व सीट्स मिली, यानी सर्टेन कॉन्स्टिट्यूंसीज में सर्टेन सीट्स विल बी रिजर्व फॉर द डिप्रेस क्लास एंड देयर, यानी सभी लोग उनको मिलके वोट करेंगे, पर जो आदमी खड़ा रहेगा ना वहाँ पे, जो रिप्रेजेंटेटिव रहेगा वो डिप्रेस क्लास का ही रहेगा। तो ये प्रावधान दिया गया है भाई 1919 के मोंटेगो चेल्सो रिफॉर्म के तहत, ठीक है। और सॉरी, ये जो प्रावधान दिया गया है भाई कम्युनल अवार्ड 1932 के तहत, माय बैड, आई एम सॉरी। तो ये हुआ कम्युनल अवार्ड। फिर आता है भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। अभी आप एक बात समझ लो कि ये जो 1935 का जो एक्ट है ना, ये ना अपना प्री कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते, पहले का प्रीडिसेस बोल सकते हैं इसको, जो अपन ने जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया आज़ादी के बाद। तो बहुत सारी चीज़ें जो इंस्पायर हुई है ना भाई, ये 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हुई है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो ऐसी भी क्या चीज़ें हुई भाई इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, ये अपन देखते हैं। तो सबसे पहले जो यानी प्रावधान किए थे अंग्रेज़ों ने इस एक्ट के तहत, वो क्या था भाई, इंडियन फेडरेशन जो है ना, यानी इंडिया जो रहेगा वो प्रोविंसेस का रहेगा और प्रिंसली स्टेट्स का रहेगा, ठीक है। प्रोविंसेस यानी बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, उधर का आसाम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वगैरह, और जो अपने राजे रजवाड़े जो थे किंग्स एंड क्वींस, उनकी जो जायदाद थी, उनका जो इलाका था, वो हो गए प्रिंसली स्टेट्स। तो इस भारत देश के अंदर दो चीज़ें रहेंगी, एक रहेंगे ये किंग्स एंड क्वींस वाले लोग, दूसरे रहेंगे आम आदमी, मैंगो पीपल विद द प्रोविंसेस, जैसे कि बंगाल ये वगैरह, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के भाई पूरा एक भारत देश बनेगा। ये प्रावधान दिया भाई अंग्रेजों ने, क्योंकि उनको लगा कि चलो ठीक है भाई, इनके हाथों में अगर सत्ता देनी है तो भारत देश को अपन ऐसा बनाते, इवेंचुअली वी विल रूल देयर, बट सेपरेशन अपन भारत देश का ऐसा करेंगे, प्रिंसली स्टेट्स एंड द प्रोविंसेस, ठीक है। अब ये कर दिया। अब बात आती है भाई पावर्स की, कि पावर्स कैसे रहेंगे। एट द एंड ऑफ द डे जिसके हाथों में पावर है वही असली राजा है, ठीक है। तो कुछ पावर सेंटर के पास और कुछ पावर यूनिट्स के पास, और उसमें भी भाई जो सेंटर की जो बात, देखो मैंने आपको पूरा बताया, जो सेंटर रहेगा उनके पास 59 लिस्ट है। ये जो 59 नंबर है ना, तो 59 लिस्ट है, ये काय की लिस्ट है, ये 59 सब्जेक्ट्स की। यानी हमारे पास होम मिनिस्ट्री, हमारे पास रेलवे मिनिस्ट्री। रेलवे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी भाई, अंग्रेजों की सबसे इंपॉर्टेंट और प्रिय चीज़ जो थी ना, वो थी भाई रेलवे मिनिस्ट्री। जहाँ पे मेरा शहर है, ठीक है, महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे 1866 में अंग्रेजों ने भाई इसको स्थापन कर यहाँ पे रेलवे लाया उन्होंने, तब से, ठीक है। तो जो प्रोविंशियल लिस्ट है इनके पास 54 है, और जो कंकरेंट लिस्ट है यानी इसमें जिसके जो सब्जेक्ट्स है ऊपर नीचे अपन कर सकते हैं। तो ये जो पूरी लिस्ट बनाए ना, ये बनाए थे अंग्रेजों ने कि कुछ सब्जेक्ट्स हम प्रोविंसेस को देंगे, कुछ सब्जेक्ट्स हम अपने पास रखेंगे।
ठीक है। बट ये जो सारी चीज़ें उन्होंने डिज़ाइन किया था भारत देश के लिए कि प्रोविंसेस रहेंगे और प्रिंसली स्टेट्स रहेंगे और ऐसा हम पावर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये कभी हुआ ही नहीं। इट्स नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस, कभी नहीं हुआ यार, ठीक है। दूसरी जो चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि 1919 के तहत जो डायरकी सिस्टम जो लाने वाले थे ये लोग, ठीक है, यानी प्रोविंसेस के ऊपर का कंट्रोल रिलैक्स करके प्रोविंसेस को भाई ट्रांसफर सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट देना, सेंटर को अलग सब्जेक्ट देना, ये जो डायरकी वाली जो सिस्टम थी ये मैंने उन्होंने एबॉलिश कर दिया, ठीक है। बोले हमको डायरकी होना ही नहीं, कुछ सब्जेक्ट हमको देना नहीं, बोले ये सिस्टम हमको होना ही नहीं। उनके उसके बदले में उन्होंने क्या किया पता है, प्रोविंसेस जो थे ना उनको पूरी ऑटोनॉमी दे दी, तुम तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा काम करो, बोले अभी नो टेंशन, कंप्लीट ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये प्रोविंसेस में ना रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आ गया, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और ये रिस्पॉन्सिबल जो गवर्नमेंट था इसका मतलब क्या था, वहाँ का जो गवर्नर हुआ करता था ना, with the help of minister, with the advice of minister, with the help of provincial legislature, वो ना अपना पूरा प्रोविंस को संभालते थे, ठीक है। यानी वहाँ की सरकार आप पकड़ लो, जैसे अभी ये महाराष्ट्र की जो सरकार चल रही है ना इस भारत देश में, उसी तरह 1937 में क्या हुआ, कंप्लीट ऑटोनॉमी आ गई। और वहाँ का जो गवर्नर था, यानी आज का चीफ मिनिस्टर पकड़ लो आप, वो ना एडवाइस ऑफ मिनिस्टर, यानी आज का जो कैबिनेट मिनिस्टर, आज का जो पूरा मंत्रालय होता है, वो मिनिस्टर यानी वो अपने काम चलाते थे और उनके हिसाब से फिर वो पूरा प्रोविंसेस को संभालते थे। तो वो जो सिस्टम थी वो 1937 में आया भाई, कंप्लीट ऑटोनॉमी के साथ। ये हुआ भाई 1935 के एक्ट के तहत, ठीक है। अभी आगे देखो क्या हुआ। अभी उन्होंने सोचा कि अपने को डायरकी एबॉलिश करनी है प्रोविंसेस में, पर अपन सेंटर में डायरकी देते। क्या सोच के काम करते अंग्रेज लोग मेरे को पता नहीं, पर ये भी कभी नहीं हुआ, ये भी कभी भाई ऑपरेशन हुआ ही नहीं, कभी ऑपरेशनल नहीं हुआ, ये कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया। क्यों सोचा मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने ऐसा सोचा था। ये सिस्टम तो अपने को पूछ सकते हैं ना भाई कि इधर एबॉलिश डायरकी की, पर सेंटर में डायरकी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, वो ऑपरेशनल हुई है नहीं, आपको पता रहने को होना, ये मैंने आपको बताया। आप जब आप पढ़ोगे आपके दिमाग में फटाक से स्ट्राइक होगा। सो दीज आर द थिंग्स। तो जैसा कि मैंने आपको बायकैमरलिज्म यहाँ पे बताया कि अपर हाउस लोअर हाउस, जैसा कि आज के करंट सिस्टम के साथ लिंक करके कि राज्यसभा, लोकसभा, महाराष्ट्र में विधानसभा और विधान परिषद, तो वो वाले सिस्टम उन्होंने क्या किया, इंडिया में जो 11 प्रोविंसेस थे तब 1935 की जब बात है, जब इंडिया में 11 प्रोविंसेस हुआ करते थे, तो 11 में से 6 प्रोविंसेस में उन्होंने बायकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। यानी वहाँ पे अपर हाउसेस बनेंगे, लोअर हाउसेस बनेंगे। तो ये सिस्टम आई बाई 1835 के तहत। 1858 का जो काउंसिल ऑफ इंडिया था, देखो आपको याद होगा मैंने 1858 काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया था उन्होंने वॉइसरॉय के लिए। विद द हेल्प ऑफ दैट काउंसिल वॉइसरॉय पूरे इंडिया में शासन करता था, तो उसको बर्खास्त कर दिया, उसको एबॉलिश किया और एक नई टीम बनाई भाई SOS यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए, कि ठीक है बोले आप अभी काउंसिल नहीं है तो कम से कम नई टीम देते हैं आपको, एक एडवाइजरी टीम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को काम करने के लिए, ठीक है। 1835 में 10% लोगों को वोटिंग के अधिकार दिए गए, 10% लोगों को, यानी 100% में से खाली 10% लोग वोट कर सकते थे, जिनके पास प्रॉपर्टी है यानी पैसा है, जिसके पास टैक्स भर सकते, जिसको एजुकेशन है, यानी 10% लोग खाली वो कर सकते थे। पुलिस सर्विस कमीशन बना था 1919 में। क्यों? क्योंकि भाई IAS ऑफिसर्स बनाने के लिए ऑब्वियसली कि रूल करना है ना भाई, ब्यूरोक्रेट्स तो ना अपने को। तो उसी तरह ना भाई फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी आज का UPSC का जो पहले का जो यानी एंसेस्टर आप पकड़ सकते हो कि ये जो बना ना फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, वो बना था इस एक्ट के तहत। और उसी के साथ जो अगर 2 स्टेट्स को मिला के कोई कमीशन बनाना है, 2 स्टेट्स को मिला के अपने को किसी को रिक्रूट करना है, तो उनके लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन मिला। यह आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कौन से एक्ट के तहत बना, तो वो बना था भाई 1935 के एक्ट के तहत, ठीक है। और आज का जो सुप्रीम कोर्ट अपन देखते हैं
उसका जो आंसर, उसका जो पूर्वज है यानी फेडरल कोड बना था भाई 1935 के एक्ट के तहत। ये सारी चीजें हुई भाई 1935 के एक्ट के तहत। और अभी अपन लास्ट एक्ट देखेंगे फाइनली। अब बारी आती है भाई अपनी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की। आज़ादी की बारी आ चुकी है गाइस, आज़ादी। तो अपनी आज़ादी के वक्त ना जून 30 1948 को क्लेमेंट एटली बोलते हैं, क्योंकि विंस्टन चर्चिल 45 में जब वो वर्ल्ड वॉर 2 में जीत के आते हैं, वो जीत दिलाते भाई इंग्लैंड को, पर आफ्टर दैट प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते हो। ब्रिटिशर्स उनको मना कर दे कि नहीं भाई, भले ही आपने हमको यानी वर्ल्ड वॉर 2 जिताया होगा, पर हम ना आपको फिर से प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। तो फिर क्लेमेंट एटली बनते हैं भाई प्राइम मिनिस्टर। वो बोलते हैं कि जून 30 1948 तक हम भारत देश छोड़ देंगे। देन ऑन जून 3 1947 तब भाई क्लेमेंट एटली भाई साहब बोलते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलता है कि जो भी आप यानी आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो कि 1946 को फॉर्म हुई, तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होगा उस पार्ट में जो पार्ट एक तो भारत देश में जाने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ पाकिस्तान में जाने के लिए तैयार नहीं है। यानी दोनों के लिए था ये, भारत देश के लिए और पाकिस्तान के लिए भी, कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन मानने को वो पार्ट तैयार नहीं, क्योंकि वो आपके देश में आने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन वो वाले पार्ट पे नहीं लगेगा। ये सारी चीज़ें ना भाई ये अंग्रेज लोग अपने को बता के, अंग्रेज लोग को अपने को क्या बता के पता है भाई, वी आर एबोलिशिंग द हाउस ऑफ वॉइस रॉय का हाउस अभी एबोलिश हो जा रहा है। अभी कोई यानी यहाँ पे कोई अभी वॉइस रॉय नहीं रहेगा भाई। आप हमारा देश ही छोड़ के जा रहे हो यार, तो आपका वॉइस रहेगा कैसे, हम हमारा देख लेंगे ना। पर वो अपने को बता के गए, वो अपने को बता के गए कि हम भाई प्रावधान यानी प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन, वो बोल रहे हैं कि हम पार्टीशन के लिए प्रावधान करके जा रहे हैं। तो देखो अंग्रेज लोग क्या थे ना भाई, हर एक चीज़ों के लिए एकदम रूल्स वाइज यानी सिस्टम वाइज यानी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से चलते थे वो। तो उन्होंने बताया कि भाई पार्टीशन होगा यानी अलग अलग डोमिनियन बनेंगे, इंडिया बनेगा, पाकिस्तान बनेगा, ठीक है। वो अपने को ये सब चीज़ें बता के गए। और उन्होंने बोला कि भाई तुम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के साथ भी आ सकते हो, वहाँ पे सिसीड हो सकते हो। ये भी ऑप्शन दिया भाई इंडिया और पाकिस्तान को, पार्टीशन भी किया, और हमारे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में आने का अगर तुमको होगा तो वो भी आ सकते, ये भी बोल के गए। बहुत शाने लोग थे भाई ब्रिटिशर्स लोग, ठीक है। तो उन्होंने भाई एम्पावर किया, यानी उन्होंने बताया कि आपने अपना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज तैयार करो जहाँ पे आप अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बना सको एकदम। अभी इलेक्शन यानी जैसे ही आप इंडिपेंडेंस हुए तो वैसे तो इलेक्शंस लेंगे नहीं, ठीक है, वैसे आपका पार्लियामेंट बनेगा नहीं। तो आपने पहले आप अपना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी कुछ एक ऐसा पार्लियामेंट आप गठित करो जहाँ पे आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो, और उसके हिसाब से आगे की आप सारी चीज़ें प्लान कर सकते हो। तो ये करने के लिए उन्होंने अपने को एम्पावर किया अंडर दिस एक्ट, ठीक है। उन्होंने ब्रिटिश पैरामाउंट से जो थी ना, यानी जब अंग्रेज़ लोग अपने भारत देश पे आए तो किंग्स एंड क्वींस का राज्य था, ठीक है। यानी आम आदमी लोग तो हुआ नहीं करते थे, यानी आम लोग यानी डेमोक्रेसी तब थी नहीं ना भाई, मोनार्की थी, और मोनार्की अलग अलग टाइप की थी, अलग अलग टोपोग्राफी पे। तो ये सारे राज्य रजवाड़ों पे जब ब्रिटिशर्स लोगों ने कब्जा किया तो उनको ब्रिटिश पैरामाउंट से के अंडर उनको लाया। और जब ये ब्रिटिशर छोड़ के जा रहे थे 1947, तो वो बोले कि हमारी ब्रिटिश पैरामाउंट से लैप्स हो चुकी है, यानी हमारा जो राज्य है आप पे यानी आप राज्य रजवाड़ों पे अभी नहीं है। तो आप एक तो ब्रिटिशर्स के यानी एक तो अभी इंडिया के साथ जा सकते हो या पाकिस्तान के जा सकते हो, या तुम तुम्हारे इंडिपेंडेंट ही रह सकते हो। तुमको जो करना है ना भाई तुम तुम्हारे हिसाब से करो, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। बोले इंडिया चूज़ करो, पाकिस्तान चूज़ करो, अपना इंडिपेंडेंस रखो, क्योंकि हमारा राज्य तो आपके ऊपर से अभी चले गया, तो वो अभी आपका डिसीजन है। तो ये था भाई लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंट से, ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत हुआ था, ठीक है। तो ब्रिटिश मोनार्की का कोई वेटो ना रहेगा बोलते कौन से भी बिल पे, यार ऑब्वियसली यार आप लोग छोड़ के जा रहे हो तो हमारे बिल पे वेटो क्यों करोगे। तो ये सारी चीज़ें ये वाला एक्ट के अंडर होती है। एंड देन एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट 1947 अगस्त 15 को, ठीक है, नहीं अगस्त 14 की रात को, जैसी रात खत्म हुई अगस्त 15 यानी 12:01 को अगस्त से पकड़ लो, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट जो जवाहरलाल नेहरू का फेमस स्पीच है, तब इंडिया आज़ाद हुआ फाइनली।
और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनने की प्रोसेस शुरू हुई, जो कि अपन अगले लेक्चर के साथ लेंगे गाइज। आप मेरे साथ जुड़े रहो, सब्सक्राइब करो और ऐसे ही मेरा लेक्चर देखते रहो। थैंक यू।